फिल्म की शुरुआत में हम सिंथिया नाम के एक औरत को देखते हैं जो एक खाली क्लासरूम में होती है जहां उसे एक किताब मिलती है। जैसे ही वो किताब खोलती है उसे उसके अंदर लैरी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। पन्ने पलटते पलटते उसे एक संदेश मिलता है जिस पर लिखा था, मेरी मदद करो, वो मुझे पकड़ रखा है। तभी अचानक सिंथिया को उस लैरी नाम के बच्चे की मदद के लिए पुकारती हुई आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां उसे एक रहस्यमयी साया दिखाई देता है जिसने लैरी को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। सिंथिया घबराती नहीं, वो सीधे लैरी से कहती है कि वो आज़ाद है और वहां से निकल सकता है क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन लैरी सिर हिलाकर मना कर देता है। तब सिंथिया उसे समझाती है कि उसे कोई और नहीं बल्कि खुद ही खुद को उस कैद से बाहर निकाल सकता है। तभी वो रहस्यमयी साया सिंथिया को चेतावनी देता है कि वो लैरी से बात न करे। अब तक हमें पता चल चुका है कि सिंथिया दूसरी दुनिया में है जहां आत्माएं, डीमंस और अलौकिक शक्तियों का वास है। खैर, तो सिंथिया उस आत्मा पर ध्यान नहीं देती और लैरी से कहती है कि उस साये का उस पर कोई ताकत नहीं है, उसे बस इस बात का एहसास करने की जरूरत है। जैसे ही लैरी पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो साया अचानक सिंथिया की तरफ मुड़ता है और अगले ही पल कांच जोरदार तरीके से टूट जाता है और सरप्राइजिंगली उससे सिंथिया घायल हो जाती है। जैसे ही वो डरावना साया रेंगते हुए सिंथिया की तरफ बढ़ने लगता है, सिंथिया बिल्कुल शांत रहते हुए लैरी से कहती है कि सब ठीक है और वे अगली बार फिर कोशिश करेंगे। ये सुनकर वो साया गुस्से से गुर्राने लगता है, लेकिन सिंथिया धीरे धीरे कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगती है और अगले ही पल वो रियल वर्ल्ड में लौट आती है जिसके सामने हम लैरी को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में बड़ा हो गया था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि सिंथिया जिस दुनिया में गई थी वो लैरी के बचपन का कोई ट्रॉमा था जिसमें वो आज भी कैद था। सिंथिया असल में एक साइकिक थी जो लैरी को उससे आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। होश में आते ही वो लैरी से कहती है कि वे वापस आ चुके हैं और अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। तभी लैरी उसकी बांह पर लगे घाव को देखता है और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन सिंथिया मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं। कुछ समय बाद सिंथिया अपनी बेटी जॉर्डन से कहती है वो पता लगाए कि 4वीं से 12वीं कक्षा तक लैरी के पीटी टीचर कौन कौन थे। तभी लैरी जॉर्डन से पूछता है कि क्या उसने कभी ये शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस पर जॉर्डन बताती है कि वो इसकी ट्रेनिंग तो ले रही है लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। कुछ देर बाद एक लड़की उनके घर के दरवाजे पर आती है और कहती है कि उसे बहुत ज़रूरी काम से सिंथिया से मिलना है और पूछती है कि क्या वो किसी के साथ आई है। इस पर लड़की बताती है कि उसका पिता ग्रोसरी स्टोर में है जिनसे छिपकर वो सिंथिया से बात करने आई है। मामला शायद गंभीर है। ये सोचकर जॉर्डन उसे अंदर आने देती है। जॉर्डन कहती है कि अगर वो किसी मुसीबत में है तो वो पुलिस को बुला सकती है, लेकिन लड़की बताती है कि उसकी समस्या पुलिस नहीं बल्कि सिर्फ सिंथिया ही सुलझा सकती है और जिद करती है कि उसे सिर्फ सिंथिया से ही बात करनी है। तभी जॉर्डन की नज़र उसकी बाहों पर बने अजीब निशानों पर पड़ती है और पूछती है कि ये कैसे हुए, लेकिन लड़की चुप रहती है। तब जॉर्डन समझाती है कि बिना शुरुआती जांच किए वो उसे सीधे सिंथिया से नहीं मिलने दे सकती। लड़की अपना नाम राइली बताती है और कहती है कि वो 14 साल की है। फिर वो बताती है कि अगाथा नाम की एक महिला ने उसके पिता से कहा था कि सिंथिया उस जैसे लोगों की मदद कर सकती है। जॉर्डन पूछती है कि उसका क्या मतलब है। तब राइली बताती है कि उसे एक काली परछाई दिखाई देती है जो इंसान जैसी लगती है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं है और वो उसे ऐसे घूरती रहती है जैसे कोई भूखा कुत्ता अपने शिकार को देख रहा हो। जॉर्डन पूछती है कि क्या वो चीज़ उससे कभी बात भी करती है। राइली कहती है कि हाँ, और वो हर बार सिर्फ एक ही बात दोहराती है। तब जॉर्डन उससे पूछती है कि क्या वो परछाई इस वक्त भी यहाँ मौजूद है और राइली धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देती है। जॉर्डन राइली से पूछती है कि क्या वो उस परछाई की तरफ इशारा कर सकती है। तब राइली कमरे के एक कोने की तरफ उंगली दिखाती है। इसके बाद जॉर्डन फिर पूछती है कि उसकी बाहों पर बने ये निशान कैसे आए, लेकिन राइली के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो चीज अभी उसके ठीक पीछे खड़ी है और उसे महसूस हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा भूखी है। तभी सिंथिया बाहर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस रहस्यमयी साए पर पड़ती है वो डर के मारे वहीं ठिठक जाती है। उसी समय राइली का पिता रैंडल तेजी से अंदर आता है और कहता है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राइली तुरंत विरोध करते हुए कहती है कि सिंथिया उनकी मदद कर सकती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और रैंडल उसे जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाता है। बाद में जॉर्डन अपनी माँ से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन सिंथिया कहती है कि पुलिस को इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइली की मदद ना तो पुलिस कर सकती है और ना ही कोई और। जब जॉर्डन उससे वजह पूछती है तो सिंथिया गंभीर आवाज़ में बताती है कि उस लड़की के साथ कोई बेहद भयानक
और खतरनाक चीज जुड़ी हुई है। इस पर जॉर्डन हैरानी से कहती है कि अगर उसने उस चीज को देख लिया है तो क्या इसका मतलब नहीं कि वो रायली की मदद कर सकती है। इस पर सिंथिया जॉर्डन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके किसी भी क्लाइंट से मिलने से पहले जांच क्यों की जाती है। जॉर्डन जवाब देती है कि ऐसा उनकी मानसिक स्थिति और ज़रूरतों को समझने के लिए किया जाता है कि उनकी सुरक्षा की जा सके। तब सिंथिया कहती है कि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी। जॉर्डन फिर कहती है कि उस लड़की की मदद सिर्फ वही कर सकती है, लेकिन सिंथिया साफ शब्दों में कह देती है कि वो उस लड़की से जुड़ी किसी भी चीज़ में खुद को शामिल नहीं करने वाली। इस पर जॉर्डन कहती है कि अगर उसके पापा होते तो वो ज़रूर उसकी मदद करते। तभी सिंथिया गंभीर होकर जवाब देती है कि इसी वजह से तुम्हारे पापा आज हमारे साथ नहीं हैं। जिसे सुन जॉर्डन रोते हुए वहां से चली जाती है। उसी रात जॉर्डन इंटरनेट पर अगाथा के बारे में छानबीन कर रही होती है, जिसके बारे में रायली ने बताया था। तभी सिंथिया कमरे में आती है। वो कहती है कि आज जो कुछ हुआ उससे उसने उसके पिता की याद दिला दी। जिस महिला की मदद करने की उन्होंने कोशिश की थी उसके साथ भी एक एंटिटी जुड़ा हुआ था और वो उस मामले को छोड़ नहीं पाए थे। इस पर जॉर्डन कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह थी और यही बात उन्हें खास बनाती थी। लेकिन सिंथिया जवाब देती है कि आज उस लड़की के साथ जो चीज जुड़ी हुई थी वो उन चीजों जैसी नहीं थी जिनसे वे आमतौर पर निपटते हैं। जॉर्डन तुरंत कहती है कि अगर ऐसा है तो उसकी मदद करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सिंथिया का मानना था कि यही वजह है कि उनसे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। सिंथिया आगे समझाती है कि अगर वो रायली के पिता को बता दे कि उनकी बेटी के साथ कोई भयानक चीज जुड़ी हुई है तो वो भी बाकी लोगों की तरह उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। वो समझाती है कि ये दुनिया आत्माओं और अलौकिक चीजों पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भरोसा करती है और उसे उम्मीद है कि एक दिन जॉर्डन चीजों को सही मायनों में समझ पाएगी ताकि वो जान सके कि कब किसी की मदद करनी है और कब खुद को सुरक्षित रखना है। अगली सुबह जॉर्डन सिंथिया से कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। जॉर्डन के जाने के बाद सिंथिया अपनी नोटबुक खोलती है और उसमें वही डरावना तस्वीर दिखाई देता है जो उसने रायली के साथ जुड़ी उस रहस्यमयी एंटिटी का बनाया था। दूसरी तरफ हम जॉर्डन को अगाथा के घर पर देखते हैं। जॉर्डन उससे पूछती है कि क्या वो रायली हैरिस नाम की किसी लड़की को जानती है, लेकिन अगाथा कहती है कि उसे ऐसा कोई नाम याद नहीं है। तब जॉर्डन बताती है कि रायली ने कहा था कि उसने अगाथा को अपने पिता से बात करते हुए सुना था। अगाथा ने ही उन्हें बताया था कि शायद सिंथिया उसकी मदद कर सकती है। अगाथा कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि उसे रैंडल हैरिस याद है जो केनिलवर्थ का रहने वाला है और जिसकी पत्नी की पिछले साल मौत हो गई थी। जॉर्डन चिंता भरे स्वर में कहती है कि उसे रायली की बहुत फिक्र हो रही है और अगर अगाथा को उसके बारे में कुछ भी पता हो तो शायद उससे उसकी मदद की जा सकती है। इस पर अगाथा बताती है कि उसने रायली के शरीर पर कुछ घावों के निशान देखे थे। जब उसने इसके बारे में पूछा तो रैंडल ने कहा था कि वो निशान उसने खुद बनाए हैं। तभी अगाथा ने उसे सिंथिया का कार्ड दे दिया था। हालांकि उसने ये नहीं बताया था कि सिंथिया असल में क्या काम करती है। वहीं दूसरी तरफ सिंथिया जॉन से बात कर रही होती है। वो उससे डग फेरी नाम के एक संदिग्ध आदमी पर नजर रखने के लिए कहती है। जॉन रिकॉर्ड निकाल कर देखता है और फिर पूछता है कि अब वो उसके साथ क्या करना चाहती है। इस पर सिंथिया कहती है उसे बस इतना पता है कि वो आदमी बेहद खतरनाक और बुरा इंसान है और फिलहाल उसे सिर्फ उस पर नजर रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन रायली से मिलने उसके घर पहुंचती है। तभी रैंडल उसके सामने आ जाता है और साफ कहता है कि उसकी बेटी को किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है और वो खुद सब कुछ संभाल सकता है। इस पर जॉर्डन कहती है कि रायली को शायद ऐसे इंसान की जरूरत है जो वही चीजें देख सके जो वो देखती है। लेकिन रैंडल नाराज होकर कहता है कि वो ना तो उन्हें जानती है और ना ही ये समझ सकती है कि वे किन हालातों से गुजरे हैं। फिर वो उसे अपने काम से काम रखने की सलाह देता है। इसके बाद जॉर्डन घर के आसपास का जायजा लेने लगती है। तभी जब वो बेसमेंट की तरफ झांकती है तो उसे वहां रायली दिखाई देती है। रायली की मदद करने के इरादे से वो चुपके से घर के अंदर घुस जाती है और एक दरवाजे की तरफ बढ़ती है जिसे वो बेसमेंट का रास्ता समझ रही थी। लेकिन जैसे ही जॉर्डन उस दरवाजे को खोलती है उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक अलमारी थी। वो हैरान होकर वापस मुड़ने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जॉर्डन अलमारी में टंगे कपड़ों को हटाती है और उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा देखकर चौंक जाती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से दरवाजा खोल देती है और बेसमेंट में पहुंचकर रायली को आवाज देकर कहती है कि वो सिर्फ उससे बात करने आई है। सामने रायली खड़ी थी। वो जॉर्डन से कहती है कि उसके पिता उसे यहाँ बंद नहीं करते बल्कि उन्हें यहाँ बंद करके रखते हैं। जॉर्डन हैरानी से पूछती है कि उन्हें से उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी जॉर्डन के फोन पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती रैंडल अचानक पीछे से उस पर
पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और कॉल को काट देता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब सिंथिया जॉर्डन से कांटेक्ट नहीं कर पाती तो वो परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसके पास अगाथा का कॉल आता है जो पूछती है कि क्या जॉर्डन की रैंडल से बात हो गई है। सिंथिया हैरानी से पूछती है कि रैंडल कौन? तब अगाथा उसे बताती है कि जॉर्डन कुछ देर पहले उससे मिलने आई थी और रैंडल की बेटी के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर सिंथिया पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। वो पूछती है कौन सी बेटी और जॉर्डन ने आखिर कहा क्या था। इस पर अगाथा बताती है कि जॉर्डन ने कहा था कि पिछली रात एक लड़की उनके घर आई थी और वो बस उससे बात करना चाहती थी। जिसे सुन सिंथिया घबरा जाती है क्योंकि जॉर्डन के घर की तरफ जाने के बाद से ही सिंथिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन को होश आता है, लेकिन होश में आते ही वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और उससे भी डरावनी बात ये थी कि उसके पास ही एक दूसरी महिला भी कुर्सी से बंधी हुई थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। घबराकर जॉर्डन मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। तभी रैंडल कमरे में आता है और उससे उसके फोन का पासवर्ड मांगता है। जॉर्डन उससे विनती करती है कि वो सिर्फ उसकी बेटी की मदद करना चाहती है, लेकिन रैंडल कड़वाहट भरी आवाज में कहता है कि उसकी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकता। वो बताता है कि पहले भी कई बार लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नतीजा यही निकला कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइली को उससे दूर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। जॉर्डन फिर कहती है कि उसकी माँ राइली की मदद कर सकती है, लेकिन रैंडल सिर हिलाकर कहता है कि राइली की मदद कोई नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पत्नी को भी कोई नहीं बचा पाया था। जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे मिलकर पता लगा सकते हैं वो एंटिटी आखिर चाहती क्या है और किसी तरह उसे राइली और उसके परिवार से दूर कर सकते हैं। लेकिन रैंडल कहता है कि उन्हें पहले से पता है कि वो एंटिटी क्या चाहती है। फिर वो बताता है कि राइली को समय समय पर उसे उसका खाना देना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो एंटिटी खुद राइली को अपना शिकार बना लेगी। तभी राइली धीरे धीरे जॉर्डन के पास आती है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ कर देना, और फिर अपना हाथ जॉर्डन के कंधे पर रख देती है। अगले ही पल जॉर्डन के पीछे वही भयानक एंटिटी प्रकट हो जाती है और वो जॉर्डन को जकड़ लेती है, जिससे जॉर्डन असहनीय दर्द से तड़प उठती है। कुछ क्षणों तक वो दर्द झेलती रहती है, लेकिन जैसे ही राइली अपना हाथ वापस हटाती है वो एंटिटी भी पीछे हट जाती है और गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंथिया और अगाथा रैंडल के घर की तरफ जा रही होती हैं। रास्ते भर सिंथिया को चिंता सताती रहती है कि कहीं जॉर्डन किसी मुसीबत में तो नहीं है, लेकिन तभी अगाथा उसे जॉर्डन का एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ है। फिर भी सिंथिया को इस बात पर भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ रैंडल राइली से कहता है कि जल्दी करो, जॉर्डन को ट्रक में ले जाने की तैयारी करनी है। लेकिन राइली झिझकते हुए पूछती है कि क्या वे एक बार सिंथिया से मदद मांगने की कोशिश नहीं कर सकते। इस पर रैंडल कहता है कि जॉर्डन बाकी लोगों जैसी नहीं है, अगर वो गायब हुई तो लोग उसे ढूंढने जरूर आएंगे, और अगर किसी को सच का पता चल गया तो वे राइली को उससे दूर ले जाएंगे। ये सुनकर राइली चुप हो जाती है। फिर वो चुपके से एक प्लायर उठा लेती है और कहती है कि उसे अपना बैग लेने जाना है, लेकिन राइली दोबारा बेसमेंट में लौटती है। राइली चुपके से वो प्लायर जॉर्डन को दे देती है और कहती है कि वो बाहर जाकर अपने पिता को कुछ देर तक व्यस्त रखने की कोशिश करेगी। इसी बीच रैंडल को एहसास हो जाता है कि राइली प्लायर अपने साथ ले गई है। उधर जॉर्डन जल्दी जल्दी अपने हाथों में बंधी जिप टाई को काटने की कोशिश करती है और आखिरकार जिप टाई टूट जाती है, जिससे वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जॉर्डन उस प्लायर की मदद से उस बंधी हुई महिला को भी आजाद करती है और मदद लाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी रैंडल एक राइफल हाथ में पकड़े उसका रास्ता रोक लेता है। जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है और राइली को सच में मदद की जरूरत है। तभी अचानक राइली वहां दौड़ती हुई आती है और कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है। तभी वो बंधी हुई महिला अचानक रैंडल पर झपट पड़ती है और इस अफरा तफरी के बीच अचानक गोली चल जाती है। दुर्भाग्य से वो गोली राइली को लग जाती है। उसी पल जॉर्डन का सिर चकराने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद उसे अपने सामने वही भयानक और डरावनी एंटिटी दिखाई देती है। कुछ देर बाद जॉर्डन को फिर से होश आता है और वो बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलती है। थोड़ी देर बाद अगाथा और सिंथिया को जॉर्डन रैंडल के घर के बाहर सड़क पर मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ रैंडल अपनी ट्रक लेकर वहां से फरार हो चुका था। कुछ समय बाद जॉन सिंथिया को बताता है कि राइली के शव को कॉमन ग्रोव हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां के कई कर्मचारी जो उसे जानते थे इस खबर से बुरी तरह सदमे में हैं। जॉन आगे बताता है कि फॉरेंसिक टीम को और भी मानव अवशेष मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हत्यारा काफी समय से ये सब कर रहा था। वो ये भी कहता है कि जॉर्डन का वहां से जिंदा निकल आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी अगाथा पूछती है कि क्या रैंडल का कोई पता चला, लेकिन जॉन कहता है कि अभी तक नहीं।
वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन से उसकी बाहों पर बने घावों के निशानों के बारे में सवाल किए जाते हैं। जॉर्डन बताती है कि रैंडल ने उस पर हमला किया था और उसे लगता है कि हाथापाई के दौरान ही ये निशान पड़े होंगे। तभी जॉर्डन को वही भयानक एंटिटी एक बार फिर दिखाई देती है। उसे देखते ही वो डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी अचानक गायब हो जाती है। जॉर्डन बुरी तरह घबरा चुकी थी। कांपती हुई आवाज में वो कहती है कि उसे घर जाना है। घर पहुंचने के बाद जॉर्डन सिंथिया को बताती है कि अब उसे भी वो चीज दिखाई देने लगी है, लेकिन सिंथिया कहती है कि वो अभी अभी एक बेहद दर्दनाक और डरावने अनुभव से गुजरी है, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। जॉर्डन कहती है कि राइली ने उसकी बाहों में दम तोड़ा था और उसने अपनी आंखों से उस एंटिटी को राइली के शरीर से निकलते हुए देखा था। इतना ही नहीं, वो अब भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती है, लेकिन सिंथिया कहती है कि अगर वो एंटिटी सच में वहां होती तो उसे भी उसका एहसास हो जाता। तब जॉर्डन उससे विनती करती है कि वो उसके अंदर झांक कर देखे और सच्चाई का पता लगाए। सिंथिया कहती है कि अगर उसे किसी तरह की परेशानी हो या वो संघर्ष करने लगे तो उसे तुरंत जगा देना। फिर वो जॉर्डन को चेतावनी देती है कि अगर सच में कोई एंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई है तो वो उसके मन के सबसे कमजोर और सबसे दर्दनाक हिस्से को निशाना बनाएगी। इसके बाद सिंथिया जॉर्डन के माथे पर हाथ रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल वो खुद को जॉर्डन के मन के अंदर पाती है। वहां उसे एक अखबार दिखाई देती है जिस पर लिखा था कि एक थेरेपिस्ट ने एक महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, ये कहकर कि उसके अंदर कोई दानव मौजूद है। ये पढ़कर सिंथिया गंभीर हो जाती है। फिर वो आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगती है। अगले ही पल वो खुद को अपने पुराने घर के बाहर खड़ा पाती है। वहां उसे छोटी जॉर्डन दिखाई देती है। सिंथिया उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर के अंदर चलना चाहती है, लेकिन जॉर्डन सिर हिलाकर मना कर देती है और उसे घर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सिंथिया फिर भी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सिंथिया घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, उसे उस भयानक एंटिटी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। तभी अचानक वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है और अगले ही पल उसकी बाह में तेज जलन होने लगती है, मानो उसे आग से जला दिया गया हो। बाहर रियल वर्ल्ड में अगाथा ये सब देखकर घबरा जाती है। वो सिंथिया को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागती, तो वो घबराहट में उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे सिंथिया होश में आ जाती है। कुछ समय बाद सिंथिया उसे धन्यवाद करती है कि वो उसके साथ रही। फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ी देर और रुक जाए, क्योंकि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इसके बाद सिंथिया हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां लैरी उसे देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सिंथिया बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो उस डॉक्टर के बारे में जानकारी ढूंढना चाहती है जिसने हैरिस सरनेम वाली एक महिला का इलाज किया था। लैरी रिकॉर्ड खंगालता है और फिर कहता है कि उसे सामंथा हैरिस का मामला याद है, क्योंकि उस समय पूरे हॉस्पिटल में उसी की चर्चा थी। उसकी बीमारी किसी मांस को खा जाने वाली खतरनाक बीमारी जैसी लग रही थी। लैरी आगे बताता है कि उस केस को डॉक्टर विटेकर संभाल रहे थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद सिंथिया डॉक्टर विटेकर से मिलने पहुंचती है। वो उन्हें बताती है कि उसके पास एक ऐसा मामला आया है जिसकी हालत शायद सामंथा हैरिस जैसी हो सकती है। फिर वो उनसे पूछती है कि वो सामंथा के बारे में क्या जानते हैं। इस पर डॉक्टर विटेकर बताते हैं कि सामंथा अपने पति और बेटी के साथ हॉस्पिटल आई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ती चली गई। सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर उसके बाल झड़ने लगे, फिर उसके दांत और नाखून भी गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से सड़ रहा हो। सिंथिया फिर पूछती है कि क्या सामंथा ने कभी बताया था कि उसे क्या लगता है, आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। इस पर विटेकर बताते हैं कि लगभग 3 हफ्ते बाद सामंथा ने उनकी चिंता और बेबसी को महसूस कर लिया था। फिर एक रात जब उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी, उसने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से कुछ कहने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उनका हाथ पकड़ा, डॉक्टर विटेकर को एक अजीब एहसास हुआ। उन्हें लगा मानो उनके शरीर का हर हिस्सा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। तब सामंथा उन्हें यह समझाना चाहती थी कि उसकी बीमारी ऐसी चीज थी जिसे कोई दवा या ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सकती थी, और शायद वो इस तरह उन्हें धन्यवाद कह रही थी कि कम से कम उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश तो की थी। इसके बाद डॉक्टर अपनी बाह पर बने निशान दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उस रात के बाद वो दोबारा सामंथा के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सामंथा के आखिरी दिनों में उसकी बेटी हर वक्त उसके साथ रही थी। सिंथिया पूछती है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि सामंथा के साथ कोई अलौकिक एंटिटी जुड़ी हुई थी। इस पर विटेकर कुछ पल चुप रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है सिंथिया समझ सकती है
कि वो इस सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते, लेकिन वो इतना ज़रूर कहते हैं कि अगर उसका क्लाइंट भी उन्हीं लक्षणों से गुजर रहा है तो उसके लिए किसी ऐसे इंसान की मदद लेना बेहतर होगा जो सिंथिया जैसा हो, न कि उनके जैसा। जिससे सिंथिया डॉक्टर का इशारा समझ जाती है। दूसरी तरफ जॉर्डन एक डरावना सपना देख रही होती है। सपने में वो खुद को एक अंधेरी अटारी की तरफ बढ़ते हुए पाती है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचती है, वही भयानक एंटिटी फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे खाना दो। जॉर्डन तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसके इनकार करते ही वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। तभी जॉर्डन घबराकर जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसी पल उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुलने लगता है। उसी दौरान अगाथा की अचानक किसी आवाज से नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद सिंथिया वापस आ गई है। वो उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो दोबारा बैठ जाती है और अपनी किताब पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन अपनी माँ को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकलती है। जॉर्डन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और रसोई की तरफ बढ़ती है। वहां उसकी नज़र उस चित्र पर पड़ती है जो सिंथिया ने उस रहस्यमयी एंटिटी का बनाया था। वो मुड़कर देखती है कि वही भयानक एंटिटी फ्रिज के पीछे से निकल रही है, लेकिन अगले ही पल अचानक रैंडल उस पर हमला कर देता है। इसी बीच सिंथिया घर लौटती है और अगाथा को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ पाती है। वो तुरंत उसे होश में लाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। अगाथा कमजोर आवाज में बस इतना कह पाती है कि यहाँ कोई आया था। वो तुरंत घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि जॉर्डन कहीं नहीं मिल रही। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर तुरंत मदद के लिए संदेश भेज देता है। दूसरी तरफ रैंडल जॉर्डन को एक बड़े लकड़ी के बक्से में बंद करके जंगल के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो बक्से को जमीन पर रखता है, जॉर्डन को होश आ जाता है। खुद को उस तंग बक्से में कैद देखकर वो घबरा जाती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है और किसी तरह ढक्कन को धक्का देकर थोड़ा खोल भी देती है, लेकिन तभी रैंडल उसे चेतावनी देता है कि बिल्कुल हिलना मत। डर से कांपती हुई जॉर्डन उससे विनती करती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है और उसका कभी भी राइली को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन रैंडल जवाब देता है कि ये सब राइली के बारे में नहीं है और ना ही उसके बारे में, ये सब उस चीज के बारे में है। फिर वो कहता है कि जब राइली मरी थी तब जॉर्डन उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और उसी पल वो एंटिटी राइली से निकलकर उसके अंदर चली गई। अब वो चाहता है कि जॉर्डन की मौत के समय उसके आसपास कोई न हो, ताकि वो एंटिटी या तो भूख से खत्म हो जाए या फिर जहां से आई थी वहीं वापस लौट जाए। इतना कहकर रैंडल बक्से का ढक्कन बंद कर देता है। रैंडल का इरादा सही था, लेकिन तरीका गलत। खैर, तो अंदर से जॉर्डन लगातार रोते हुए उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन रैंडल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उस बक्से को एक गहरे गड्ढे में धकेल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में पूरा गड्ढा मिट्टी से भर जाता है और जॉर्डन जिंदा ही जमीन के नीचे दफन हो जाती है। कुछ समय बाद एक पुलिस ऑफिसर जॉन को बताता है कि रैंडल हैरिस ने खुद आकर सरेंडर कर दिया है, जिसे जान सिंथिया तुरंत वहां पहुंचती है और उससे पूछने लगती है कि जॉर्डन कहाँ है, लेकिन रैंडल पूरी तरह चुप रहता है। तब सिंथिया गुहार लगाती है कि उसे रैंडल से बात करने दी जाए, लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। सिंथिया जोर देकर कहती है कि बात उसकी बेटी की जिंदगी की है। अगर उसे अभी रैंडल से बात करने दी जाए तो शायद कुछ ही मिनटों में उन्हें जॉर्डन का पता चल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि वे उसे कभी ना ढूंढ पाए। वो कहती है जॉन जानता है कि वो ये कर सकती है, लेकिन जॉन उससे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन, जो जिंदा दफनाई जा चुकी थी, बक्से के अंदर पड़े एक टॉर्च को ढूंढ लेती है। वो उसकी रोशनी में बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाशने लगती है, लेकिन तभी उसे उस भयानक एंटिटी की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो देखती है कि वही डरावनी एंटिटी उसके ऊपर रेंगती हुई चली आ रही है। ये देखकर जॉर्डन डर के मारे चीख उठती है। इसी बीच जॉन एक ऑफिसर से पूछता है कि डग फेरी के मामले में क्या पता चला। इस पर ऑफिसर बताता है उन्हें लगता है कि पिछले साल लापता हुए सॉयर परिवार के 2 बच्चों के अवशेष मिल गए हैं। इसके बाद जॉन वापस सिंथिया के पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है कि जॉर्डन के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनते ही सिंथिया एक बार फिर रैंडल से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन रैंडल सिर्फ इतना कहता है कि अब वो चीज किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी सिंथिया उसके माथे पर अपनी उंगलियां रखती है और कुछ बुदबुदाने लगती है। अगले ही पल वो खुद को जंगल के बीचों बीच पहुंची हुई पाती है। वहां वो देखती है कि रैंडल जॉर्डन को जिंदा दफना रहा है और उसी पल सिंथिया रियल वर्ल्ड में वापस लौट आती है। रैंडल उसे घूरते हुए कहता है कि वो जॉर्डन को नहीं ढूंढ पाएगी,
क्योंकि उसका मरना जरूरी है। सिंथिया अपनी गाड़ी लेकर तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में अगाथा उससे पूछती है कि क्या उन्हें पुलिस को खबर नहीं कर देनी चाहिए, लेकिन सिंथिया साफ कहती है कि पुलिस जॉर्डन की मदद नहीं कर सकती। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाती है जिसे उसने रैंडल के दिमाग में देखा था। वहां पहुंचते ही सिंथिया और अगाथा मिट्टी खोदना शुरू कर देती हैं। उधर पुलिस भी ताजा टायरों के निशानों का पीछा करते हुए उसी दिशा में बढ़ रही होती है। काफी देर की मेहनत के बाद सिंथिया को आखिरकार जॉर्डन मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वो डर से सिहर उठती है, क्योंकि जॉर्डन के पास वही भयानक एंटिटी मौजूद थी। हालांकि अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाती है। सिंथिया तुरंत जॉर्डन को होश में लाने की कोशिश करती है और अगाथा से कहती है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद कमजोर है। तभी अगाथा को पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें आवाज देने लगती है, लेकिन सिंथिया उसे रोक देती है। वो समझाती है कि जॉर्डन के पास बहुत कम समय बचा है और उसे अभी यहीं इस समस्या का समाधान करना होगा। फिर वो अगाथा से कहती है कि वो पुलिस को कुछ देर तक अपने पास उलझा कर रखे, क्योंकि अगर पुलिस उन्हें अलग कर देती है तो वो जॉर्डन की मदद नहीं कर पाएगी। अगाथा मजबूरी में पुलिस को रोकने चली जाती है और उसी दौरान सिंथिया एक बार फिर जॉर्डन के मन के अंदर प्रवेश करती है। वहां उसे जॉर्डन अपने पुराने घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। सिंथिया उसके पास जाकर कहती है कि वो यहीं रुकी रहे और कहीं ना जाए। फिर सिंथिया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अटारी तक पहुंचती है। वहां का नजारा देख उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके पति की निर्जीव लाश लटक रही थी। उसी समय जॉर्डन भी घर के अंदर आ जाती है। तभी सिंथिया का सामना एक बार फिर उस भयानक एंटिटी से होता है, लेकिन उसी पल सिंथिया अपना हाथ उस एंटिटी के माथे पर रख देती है और कुछ मंत्र जैसा पढ़ने लगती है। अब सिंथिया खुद को डरावने और भयानक दृश्यों के बीच घिरा हुआ पाती है। वो सावधानी से उठती है और अपने आसपास नजर दौड़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे पास ही एक भाला पड़ा हुआ दिखाई देता है। सिंथिया उसे उठा लेती है। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां वही भयानक एंटिटी एक विशाल सिंहासन पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सिंथिया उस एंटिटी के करीब पहुंचती है, वो फिर उसी डरावनी आवाज में कहती है, मुझे खाना दो। इस पर सिंथिया जवाब देती है, हाँ, हमें पता है कि तुम्हें भूख लगी है। उसकी बात सुनते ही वो एंटिटी अपने सिंहासन से उठ खड़ी होती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में जॉन सिंथिया तक पहुंच जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। जॉन की आवाज सुनकर सिंथिया का ध्यान भटक जाता है, लेकिन जब वो दोबारा सामने देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो एंटिटी अचानक गायब हो चुकी थी। सिंथिया घबराकर उसे ढूंढने लगती है। तभी सिंहासन के पीछे से बेलों जैसी डरावनी जड़ें निकलती हैं और उसे जकड़कर जमीन पर गिरा देती हैं। कुछ ही पलों में वो बेलें उसकी बाहों और पैरों को कस कर बांध लेती हैं और तभी वो एंटिटी एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसी बीच जॉर्डन सिंथिया तक पहुंच जाती है और उस एंटिटी के माथे से सिंथिया का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं बदलता। तभी वो एंटिटी रेंगती हुई सिंथिया की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो एंटिटी सिंथिया की जीवन शक्ति को निगल पाती, जॉर्डन जोर से चिल्लाती है, इसे खाकर देख। और अगले ही पल वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला पूरी ताकत से उस एंटिटी के सिर में घोंप देती है। मतलब जॉर्डन के अंदर भी जॉर्डन तुरंत सिंथिया को कैद से आजाद कर देती है। आजाद होते ही दोनों आसपास पड़े हथियार उठा लेती हैं और मिलकर उस भयानक एंटिटी पर हमला कर देती हैं। एक भयंकर संघर्ष के बाद आखिरकार वे उसे मार गिराने में कामयाब हो जाती हैं। इसके बाद कहानी 6 महीने बाद से शुरू होती है। सिंथिया एक बार फिर जॉर्डन के मन के अंदर प्रवेश करती है और उससे पूछती है कि आज वो कैसा महसूस कर रही है। जवाब में जॉर्डन हल्का सा सिर हिला देती है। फिर सिंथिया उसे उसी घर के अंदर ले जाती है। जब वे अटारी की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तो सिंथिया कहती है कि आगे तभी बढ़ना, अगर तुम इसके लिए तैयार हो। जॉर्डन हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ती है और अटारी में पहुंच जाती है। वहां उसे एक बार फिर अपने पिता की निर्जीव लाश दिखाई देती है। सिंथिया चुपचाप देखती रहती है जबकि जॉर्डन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने पिता के गले से फंदा निकाल देती है। अगले ही पल उसके पिता का शरीर हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर सिंथिया गर्व से कहती है कि उसे जॉर्डन पर बहुत गर्व है। इसके बाद माँ बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती हैं और इसी भावुक पल के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक दूसरी एक्सप्लेनेशन में जहां डर का बसेरा हो।